नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी की बेस्ट क्लासेस इन हिंदी, अर्थात ये जितनी भी क्लासें हैं टोटल साइंस की हिंदी में हैं। आज 8th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे 17 चैप्टर, जिसका टॉपिक है तारे एवं सौर परिवार। हम सभी लोगों ने रात में तारे जरूर देखे होंगे और सूर्य को भी देखा है। सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है। चंद्रमा को भी देखा है। आपने अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में भी सुना है। खगोलीय पिंडों के बारे में भी सुना है। दोस्तों, इन्हीं सब विषयों पर आज इस चैप्टर में चर्चा होगी और दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं करवाऊंगा। आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपना फेवरेट चैप्टर, तारे एवं सौर परिवार। देखिए दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियों में पहली तथा बूझो अपने दादा दादी के गांव गए। रात्रि का भोजन करने के पश्चात वे घर की छत पर गए। उस दिन आकाश स्वच्छ था, बादल नहीं थे। वे आकाश में अत्यधिक संख्या में चमकीले तारे देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। अपने शहर में उन्होंने ऐसा सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा था। अब हम आप लोगों को चित्र दिखाएंगे 17.1। ये देखो दोस्तों, रहा चित्र। किस तरीके से दोनों बच्चे हैं, ये देखिए, देख रहे हैं कि रात्रि का टाइम है और ये आसमान की ओर देख रहे हैं। इनको तारे दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखिए, इन्होंने किसका अवलोकन किया? आकाश का इन्होंने अवलोकन किया। पहली ये जानना चाहती है कि बड़े शहरों के आकाश से गांव का आकाश इतना भिन्न क्यों है। उसके दादाजी ने स्पष्ट किया कि चमकीले प्रकाश, धुएं तथा धूल के कारण बड़े शहरों में तो स्वच्छ आकाश विरले ही दिखाई देते हैं। बिकॉज जो बिग सिटी होती है, मेट्रो सिटी होती हैं, उनमें एयर पोल्यूशन बहुत अधिक होता, इसलिए आसमान साफ दिखाई नहीं देता। उन्होंने रात्रि के आकाश में कुछ आकाशीय पिंडों की पहचान कर उनसे संबंधित कहानियां सुनाई। अब रात्रि के आकाश का अवलोकन करना चित्त आकर्षक वहीं हो सकता है जहां वातावरण स्वच्छ तथा चमकीला प्रकाश न हो। किसी स्वच्छ अंधेरी रात्रि में आकाश की ओर दृष्टि डालिए। आपको समस्त आकाश में बिंदुओं के समान असंख्य तारे दिखाई देंगे। और हम सभी लोगों ने क्या है दोस्तों, तारे देखे हुए हैं। तो जिनमें बहुत कुछ चमकीले और कुछ अपेक्षाकृत मंद होंगे। इनका सावधानी पूर्वक हमें प्रेक्षण करना, अर्थात इनको दोस्तों देखना है। क्या ये सभी टिमटिमाते प्रतीत होते हैं? क्या आपको तारे जैसा कोई ऐसा पिंड दिखाई देता है जो टिमटिमा ना रहा हो? इनमें जो पिंड टिमटिमाते नहीं हैं वे ग्रह हैं। क्या है? जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, जो चमकते नहीं हैं, वो ग्रह कहलाते हैं और जो चमकते वो तारे कहलाते हैं। रात्र के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड चंद्रमा है। कौन सा? चंद्रमा है। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यह खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ये देखिए, रात्रि के समय आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड कौन सा? चंद्रमा है। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड क्या कहलाते? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। देखिए, खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोलिकी कहा जाता। क्या कहा जाता? खगोलिकी कहा जाता है। प्राचीन भारत में हमारे पूर्वजों ने आकाश का सुव्यवस्थित में अध्ययन किया। उस काल में खगोलिकी का उनका ज्ञान उन्नत था। सूर्य, तारों, चंद्रमा और ग्रहों की गति के संबंध में उनका ज्ञान सही कैलेंडर और पंचांग सृजित करने में सहायक रहा। इनसे लोगों को अपनी दिनचर्या बनाने में सहायता मिली। कैलेंडर और पंचांगों से लोगों को फसलों के चुनाव और उनके बुवाई के समय के लिए जलवायु और वर्षा के पैटर्न की समझ में बढ़ोतरी हुई तथा इस प्रकार से मौसम और पर्वों की तिथियां भी निश्चित हुई। इस अध्याय में हम आकाशीय पिंडों का अवलोकन कर उनके बारे में जानेंगे। अब देखेंगे क्या हम लोग, अब पढ़ेंगे हम लोग चंद्रमा। इसके पहले देखेंगे, चंद्रमा जानते हो ये प्रदीप्त होता, अर्थात ये प्रकाश देता है। नाइट में आपने चंद्रमा के बारे में चंद्रमा को जरूर देखा होगा। अब देखेंगे इसके अंतर्गत क्रियाकलाप 17.1। क्या है 17.1? रात्र में चंद्रमा का प्रतिदिन प्रेक्षण कीजिए। यदि संभव हो तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी नोटबुक में हर रात्रि को चंद्रमा की रूपरेखा खींचिए तथा पूर्णिमा के दिन से व्यतीत
दिनों की संख्या को भी नोट कीजिए। प्रतिदिन यह भी नोट कीजिए कि आकाश के किस भाग में चंद्रमा दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे देखिए। क्या चंद्रमा की आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन होता है? क्या ऐसे ऐसे भी दिन हैं जब चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होती? क्या ऐसे भी दिन हैं जब स्वच्छ आकाश होने पर भी चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता है? उस दिन को जब चंद्रमा पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है, अर्थात पूरी दिखाई देती है, उसको पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको दोस्तों पूर्णिमा कहा जाता है। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। इस दिन को क्या कहा जाता है? इस दिन को दोस्तों अमावस्या कहा जाता है। जिस दिन पूर्णिमा होता है उसके 15वें दिन अमावस्या पड़ती है और उस दिन चंद्रमा क्या दिखाई नहीं पड़ता है। अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है। इसे बालचंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे दोस्तों बालचंद्र कहा जाता है। इसे मैंने बताया आपको बालचंद्र। इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है। क्या होता है? यह बड़ा होता जाता है। 15वें दिन एक बार फिर से हम चंद्रमा का पूरा दृश्य देखते हैं। पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा के प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चित्र आप लोग देखेंगे 17.2। चंद्रमा की कलाओं की हमारे सामाजिक जीवन में क्या होता है? हमारे सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में लगभग सभी पर्वों को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार मनाया जाता है। चंद्रमा की बात करें दोस्तों तो एक करवा चौथ एक फेस्टिवल है, उत्सव है, जो क्या होता है, जो मैरिड वुमेन्स होती हैं वो इसे मनाती हैं। अपनी पति की लंबी आयु के लिए उस दिन करवा चौथ के दिन व्रत रखती और चंद्रमा जब निकलता है तो उसका पूजन अर्चन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। तो उदाहरण के लिए दिवाली को अमावस्या पर मनाया जाता, बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पूर्णिमा पर मनाई जाती है। आइए दोस्तों देखते हैं फिर से। महाशिवरात्रि को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। बालचंद्र शुक्ल पक्ष की प्रतिमा के दर्शन के अगले दिन ईद उल फितर मनाई जाती आदि। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चित्र देखिए, आ जाएं। ये देखिए चित्र 17.2 आप देख पा रहे होंगे। चंद्रमा की कलाएं, क्या चंद्रमा की कलाएं? ये देखिए एक लड़की है, अपने उसमें कॉपी में कुछ बना रही है। देखिए चंद्रमा की आकृति दोस्तों बनाने की कोशिश कर रही है। ये चांद तारे आप लोग देख पा रहे होंगे। अब देखिए ये येलो बॉक्स में क्या आप देख पा रहे होंगे, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ अधिक होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की जो अवधि होती है वो कितने दिनों की होती है, लगभग 29 डेज या इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह कहते हैं। क्या कहते हैं? एक माह कहते हैं। अब देखिए ये बूझो क्यों परेशान है, चंद्रमा अपनी आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन क्यों करता है। आइए जानने का प्रयास करें कि चंद्रमा की कलाएं क्यों दिखाई देती। अध्याय 16 में आपने पढ़ा है, जस्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि चंद्रमा सूर्य तथा अन्य तारों की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है। चित्र दिखाएंगे भी 17.3। इसलिए हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचता है। आइए दोस्तों फिर से आप लोग देख लें 17.5। अपनी कक्षा में चंद्रमा की स्थितियों को आप समझें। ये दोस्तों स्थिति दी गई है, बिल्कुल दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसको। फिर इसका ये क्रियाकलाप है, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे चित्र 17.6 पृथ्वी चंद्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा करती। किसकी परिक्रमा करती? ये देखिए इस तरीके से, ये सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी, पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कर रही है, देख पा रहे होंगे। और क्या आप पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी की सापेक्ष स्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं? इनकी स्थितियों को अपनी नोटबुक में हमें आरेखित करना है। पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए आप आकाश के किस भाग में देखेंगे? बाल चंद्र के पश्चात पृथ्वी से देखने पर प्रतिदिन चंद्रमा के प्रदीप्त भाग में वृद्धि होती है। पूर्णिमा के पश्चात पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग प्रतिदिन आकार में घटता जाता है। अब देखिए ये बच्ची क्यों परेशान है। मैंने सुना है कि हम पृथ्वी से चंद्रमा के पीछे की ओर भाग को कभी नहीं देख पाते, ये सही है? आइए
इसके अंतर्गत हम लोग करेंगे क्रियाकलाप 17.3। धरती पर लगभग 1 मीटर व्यास का एक वृत्त कीजिए। अपने किसी मित्र से इस वृत्त के केंद्र पर खड़े रहने के लिए कहिए। आप अपने मित्र की परिक्रमा कीजिए। क्या कर रहे हैं? परिक्रमा इस प्रकार कीजिए कि आपका मुख सदैव उसकी ओर ही रहे। क्या आपका मित्र आपकी पीठ देख सकता है? एक परिक्रमा करने में आपने कितने गुणन पूरे किए? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा इसी ढंग से करता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। एक घूर्णन करता है कितना? एक घूर्णन दोस्तों करता है। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूर्ण करता है। क्या करता है? पूरा करता है। अब हम लोग देखेंगे चंद्रमा पर पृष्ठ। किस पर? चंद्रमा पर हम लोग पृष्ठ देखेंगे दोस्तों। किस पर देखना? चंद्रमा पर हम लोग पृष्ठ देखेंगे ये किस तरीके से कार्य करता है। देखिए, कवियों तथा कहानीकारों के लिए चंद्रमा एक चित्त आकर्षक पिंड है, परंतु जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखे तो उन्होंने चंद्रमा के पृष्ठ को धूल भरा तथा निर्जन पाया। उस पर विभिन्न आमापों के गर्त हैं। इस पर बहुत से खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी हैं। क्या है? ऊंचे दोस्तों पर्वत भी हैं, जैसा कि चित्र 17.7 में अभी आप देखेंगे। इनमें से कुछ पर्वत तो ऊंचाई में पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वतों के समान है। ये देखिए दोस्तों, चित्र देखो आप। 17.7 चंद्रमा का पृष्ठ इस तरीके का खुरदरा है। ये देखिए दोस्तों खुरदरा। हम्म। चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल और ना ही जल है। क्या चंद्रमा पर किसी प्रकार के जीवन की संभावना हो सकती है? इसके बारे में दोस्तों जरूर जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आप समझिए ये भाई साहब क्या कह रहे हैं। क्या हम चंद्रमा पर कोई ध्वनि सुन सकते हैं? जब दोस्तों वायुमंडल नहीं निर्वात है तो क्या आप सुन सकते हैं? ये आपको सोचना मैंने पहले भी दोस्तों पढ़ाया है। चलिए आगे बता देंगे। 13 चैप्टर में हमने ये सीखा था कि जब कोई माध्यम नहीं होता तो ध्वनि गमन नहीं करती। तब फिर हम चंद्रमा पर किसी ध्वनि को कैसे सुन सकते? बिल्कुल दोस्तों, निर्वात में जहाँ किसी भी प्रकार की वायु ना हो, वातावरण ना हो, वहाँ जो अपनी ध्वनि है वो चलती फिरती नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं होती है। क्या आप जानते 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे? दोस्तों हम लोग बचपन से सुन रहे हो कि जो नील आर्मस्ट्रांग है, ये अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री, ये सबसे पहले 21 जुलाई 1970 को किस पर गए थे? चंद्रमा पर इन्होंने अपना कदम रखा था। उनके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे। ये देखिए चित्र, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री इस तरह के सूट बूट में कंप्लीट जाते हैं, क्योंकि वहाँ वातावरण ही तो ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। अब हम लोग देखेंगे तारे। क्या देखेंगे दोस्तों? तारे देखते हैं। तारे में हमें क्या देखना है? स्टार। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टार इनको कहते हैं। रात्र के समय, रात्र के आकाश में आप अन्य कौन सी वस्तुएं देखते हैं? आकाश में असंख्य तारे हैं। क्या है? असंख्य तारे हैं जिनको आप गिन नहीं सकते। बड़े शहर से दूर किसी अंधियारी रात को आकाश का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए। क्या सभी तारे समान रूप से चमकीले हैं? क्या सभी तारों का रंग एक जैसा है? वास्तव में तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है दोस्तों? एक तारा है। अन्य तारों की तुलना में सूर्य इतना अधिक बड़ा क्यों दिखाई देता? आपके पास रखी फुटबॉल अथवा 100 मीटर दूरी पर रखी फुटबॉल में से कौन बड़ी प्रतीत होगी? तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर हैं। क्या? सूर्य की तुलना में जो तारे होते हैं, जिनको स्टार आप कहते हैं, वो क्या है? वो बहुत अधिक दूर होते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सूर्य तो काफ़ी क्या है? पास है, तारे काफ़ी दूर है, इसलिए तारे हमें बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं। सूर्य पृथ्वी से कितने दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा प्रैक्सिमा है। क्या? प्रैक्सिमा सेंचुरी या सेंचुरी इसे कहते हैं। इसकी दूरी पृथ्वी से कितनी है? आप लोग खुद ही पढ़ सकते हैं। क्या आप इस दूरी को आसानी से पढ़ सकते हैं? कुछ तारे तो इससे भी कहीं अधिक दूर हैं। इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के अनुमात्रक प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का यह मात्रक होता है। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। याद कीजिए, प्रकाश की चाल कितनी होती है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है। कितनी? 8 प्रकाश मिनट है। अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी जिसको कहते हैं, लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष
दूर है। अब देखिए ये बच्ची क्या कह रही। यदि तारों का प्रकाश हमारे पास तक पहुंचने में वर्षों का समय लेता है तो तारों को देखते समय क्या हम अपने अतीत को देख रहे होते हैं? मैं यह जानना चाहता हूं कि हम दिन के समय तारों को क्यों नहीं देख पाते, वे हमें रात में ही क्यों दिखाई देते हैं। आइए दोस्तों पढ़ते हैं आगे, समझते हैं। वास्तव में दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं, तथापि उस समय सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण वे हमें दिखाई नहीं देते। कुछ प्रमुख तारों अथवा तारों के समूह का आकाश में लगभग 2 घंटे अथवा अधिक समय तक प्रेक्षण कीजिए। आपको क्या पता चलता है? क्या आप आकाश में तारों की स्थितियों में कोई परिवर्तन होता हुआ देख पाते हैं? आप ये पाएंगे कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। कोई तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होता है, सामान्यतः सूर्योदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते क्यों प्रतीत होते, आइए दोस्तों पता लगाते हैं। अब देखें क्रियाकलाप 17.4। किसी बड़े कमरे के बीच में खड़े होकर घूर्णन कीजिए। कमरे में रखी वस्तुएं किस दिशा में गति करती प्रतीत होती हैं? क्या आप इन वस्तुओं को अपनी गति के विपरीत दिशा में गतिमान पाते हैं? पहली याद करती है कि जब वह किसी चलती रेलगाड़ी में होती है तो निकट के वृक्ष तथा भवन पीछे की दिशा में जाते प्रतीत होते हैं। यदि हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हुए प्रतीत होते हैं तो इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किधर घूमती? पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्या घूमती? पृथ्वी घूमती। अब मैं समझ गया कि हमें सूर्य पूर्व में उदय होता तथा पश्चिम में अस्त होता क्यों प्रतीत होता है। ऐसा पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करने को कारण होता है दोस्तों। अब देखिए ये बिटिया क्या कह रही है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आकाश में एक ऐसा तारा है जो एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देता है। ये कैसे संभव है? आइए इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग क्रियाकलाप 17.5। एक छाता लीजिए और इसे खोलिए। कागज को काटकर लगभग 10 से 15 तारे बनाइए। छाते की केंद्रीय छड़ की स्थिति पर एक तारा चिपकाइए। छाते की प्रत्येक तार, जिसको स्पोक कहते हैं, कि सिरे के निकट कपड़े पर अन्य तारों को चिपकाइए। जैसा कि चित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए चित्र 17.9। ध्रुव तारा गति करता प्रतीत नहीं होता है। देखिए ये इस तरीके से आप देख पा रहे हो। अब छाते की केंद्रीय छड़ को अपने अक्ष में पकड़कर घुमाइए तथा छाते पर चिपकाए सभी तारों का प्रेक्षण कीजिए। क्या कोई ऐसा तारा है जो गति करता प्रतीत नहीं होता? यह तारा कहाँ स्थित है? यदि कोई तारा वहाँ स्थित होता जहाँ आकाश में पृथ्वी का अक्ष मिलता है तो वह तारा भी स्थिर होता है। क्या होता है? वह भी स्थिर हमें दिखाई पड़ता है। वास्तव में ध्रुव तारा एक ऐसा ही तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कहाँ? पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है। यह गति करता प्रतीत नहीं होता, जैसा कि चित्र 17.10 में हम लोग देखेंगे। आइए देखिए ध्रुव तारा। ये 17.10 ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के निकट स्थित है। देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग तारामंडल। क्या है ये दोस्तों? तारामंडल पढ़ने की बारी आ गई है। देखिए तारामंडल में दोस्तों आपको बताते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। कुछ समय तक आकाश का प्रेक्षण कीजिए। क्या कुछ तारे चित्र 17.11 में दर्शाए अनुसार आकृतियों के समूह बनाए हुए हैं? पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारे के समूह को हम लोग तारामंडल क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको तारामंडल कहते हैं। जिनको हम लोग समझ जाएं तो उनको क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारों को यह पहचानने के लिए तारामंडलों की क्या की थी? अभिकल्पना की। तारामंडलों की आकृतियां उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं के सदृश थी। रात्रि के आकाश में कुछ तारामंडलों की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह जानना होगा कोई विशिष्ट तारामंडल कैसा दिखाई देता है और रात्रि के आकाश में उसे कहाँ देखना होगा। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से चित्र आप देख पा रहे हो। 17.11 रात्रि के आकाश में कुछ तारामंडल। देखिए इस तरीके से दिख रहा है। ग्रेट बियर कैसा दिख रहा है? ग्रेट बियर, ये हमें ग्रेट बियर जैसा प्रतीत हो रहा है। आप लोग ध्यान से देखो दोस्तों चित्र, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और आपको मज़ा भी आएगा। और आपको बी नंबर भी देखना है कि बी नंबर में कौन सा जानवर बना हुआ है।
तो बी नंबर में देखिए ओरायन का है, सी में कैसियोपिया का है चित्र, और डी में देख पा रहे होंगे लियो मेजर का है। ये दोस्तों चित्र रहा, आप लोग देख पा रहे होंगे इसको। सर्वविख्यात तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल सप्तऋषि है। क्या सप्तर्षि इसको बोलते हैं, सप्तऋषि भी बोलते हैं। चित्र 17.11 ए में देखा आपने। जिसे आप गर्मियों में क्या देखते हैं, जिसे आप लोग गर्मियों में क्या करते हैं, देखिए देखो, गर्मियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में आप देख पाते हैं। इस तारामंडल को बिग डिपर, ग्रेट बियर अथवा अर्सा मेजर भी कहते हैं। इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। ये बड़ी कलछी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। इस कलछी की हत्ती में 3 तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं। 17.12 में देखिएगा। सभी प्राचीन संस्कृतियों में विभिन्न नक्षत्रों के संबंध में दिलचस्प पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। अब ये देखिए दोस्तों, चित्र चित्र देख पा रहे हैं आप लोग। 17.12 प्राचीन काल में जल पीने के लिए उपयोग होने वाली कलछी, इस तरीके से उपयोग होता था कलछी का, जिससे पानी पिया जाता था दोस्तों। अब देखिए सप्तऋषि के बारे में थोड़ा और पढ़ लें। सप्तर्षि या सप्तऋषि 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों या ऋषियों के नामों के साथ संबंध है। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तऋषि नक्षत्र वेदों के शाश्वत ज्ञान को ही इंगित करते। ये देखिए ये देखिए आप लोग दोस्तों देख पा रहे हो, मरीचि, वशिष्ठ, सिंह ऋषि, आत्रि, ऋतु, पुलह, पुलसत। अब ये देखिए अलकारद, मिजार, अलीओत, मैग्रोस, फेक्ता, डब्बे, मेरक। ये आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 17.6। कुछ घंटों तक इस तारामंडल का हमें प्रेक्षण कीजिए, चेक करना क्या आप इसकी आकृति में कोई परिवर्तन देखते हैं, क्या आप इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन देखते हैं। आप ये प्रेक्षण करें कि इस तारामंडल की आकृति समान रहती है। आप ये भी पाएंगे कि यह तारामंडल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता हुआ प्रतीत होता है। अब देखिए ये बेटा क्या कह रहा है, मैंने सुना है कि हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे का स्थान निर्धारित करते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्रियाकलाप देखेंगे 17.7। इस क्रियाकलाप को गर्मियों में रात्रि के समय लगभग 9 बजे उस दिन कीजिए जब आकाश में चंद्रमा ना हो। आकाश के उत्तरी भाग का प्रेक्षण करके सप्तऋषि को पहचानिए। इस कार्य में आप अपने परिवार के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। सप्तऋषि के सिरे के 2 तारों को देखिए चित्र 17.13 में दर्शाए अनुसार। इन दोनों तारों से गुजरने वाली सरल रेखा की कल्पना कीजिए। इस काल्पनिक रेखा को उत्तर दिशा में आगे बढ़ाइए। इन 2 तारों के बीच की दूरी का लगभग 5 गुना। यह रेखा एक ऐसे तारे पर पहुंचती है जो अधिक चमकीला नहीं है। यह ध्रुव तारा है। ध्रुव तारे का कुछ समय तक प्रेक्षण कीजिए। नोट कीजिए यह तारा अन्य तारों की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर गति नहीं करता है। ये देखिए दोस्तों चित्र आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए चित्र 17.13 ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात करना। किसकी, ध्रुव तारे की स्थिति आप लोग देख पा रहे हो। देखिए ये अर्सा मेजर, ठीक है, और ये रहा ध्रुव तारा। इससे इस तरीके से चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अर्सा मेजर से डायरेक्ट देखेंगे तो हमें ध्रुव तारा दिखाई दोस्तों पड़ता है। अब देखेंगे क्रियाकलाप 17.8। इसमें क्या दिया गया, गर्मियों में किसी दिन रात्रि के समय 2 से 3 घंटे के अंतराल में सप्तऋषि का 3-4 बार प्रेक्षण कीजिए। हर बार ध्रुव तारे का स्थान भी निर्धारित कीजिए। क्या सप्तऋषि पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता, क्या यह ध्रुव तारे की परिक्रमा करता दिखाई देता है। अपने प्रेक्षणों की तुलना चित्र 17.14 में दर्शाई स्थितियों से कीजिए। देखिए चित्र आपको दिखाते हैं दोस्तों हम। ये रहा चित्र 17.14 को आप देख पा रहे होंगे। ये रहा, इसमें सप्तऋषि ध्रुव तारे की परिक्रमा करता है। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से सप्तऋषि क्या होता है, ऐसे ऐसे घूम रहा है और ये स्वास्तिक का या शुभ लाभ का चिन्ह भी बना रहा है। वास्तव में सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। ध्यान दीजिए ध्रुव तारा दक्षिण गोलार्ध से नहीं दिखाई देता। सप्तऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल भी दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों से नहीं दिखाई देते हैं।
ओरायन एक अन्य विख्यात तारामंडल है। क्या विख्यात तारामंडल है? जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। ये आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इसमें भी 7 अथवा 8 चमकीले तारे होते हैं, जैसा कि चित्र 17.11 बी में अभी आपने देखा है। ओरायन को शिकारी भी कहते हैं। इसके 3 मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट, जिसे पेटी कहते हैं, को निरूपित करते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस है, जिसको लुब्धक कहते हैं। क्या कहते हैं? लुब्धक कहते हैं। ओरायन के निकट दिखाई देता है। सीरियस को ढूंढने के लिए ओरायन के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए तथा इसके अनुदिश पूर्व दिशा की ओर देखिए। इस रेखा के अनुदिश आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देगा। यह सीरियस है, जैसा कि चित्र अभी आप 17.15 में देखेंगे। देखिए, देखो, आ जाओ दोस्तों। ये रहा चित्र, कौन सा? 15.16। ये आपका सीरियस तारा रहा। क्या रहा? ये दोस्तों एक सीरियस तारा है। ये देखिए, आप लोग सीरियस तारा देख पा रहे होंगे। ये क्या होता है? ये होता सबसे चमकीला। कौन सा तारा? सबसे चमकीला होता सीरियस तारा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये इसका सिस्टम रहा। उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया है। कौन सा? कैसियोपिया है। ये सर्दियों में रात के प्रथम प्रहर में दिखाई देता है। किसमें? ये अंग्रेजी अक्षर के डब्ल्यू तथा एम के बिगड़े विकृत रूप में दिखाई देता है। 17.11 सी चित्र में देखा भी आपने। क्या आप जानते हैं किसी तारामंडल में केवल 5-10 तारे ही नहीं होते, इसमें बहुत सारे तारे होते। चित्र 17.16 है, जैसा कि आप देखेंगे। तथापि हम अपनी नंगी आंखों से किसी तारामंडल के केवल चमकीले तारों को ही देख पाते हैं। जो चमकदार तारे होते हैं उन्हीं को। जिन तारों से मिलकर कोई तारामंडल बनता है, वे सब हमसे समान दूरी पर नहीं, वे आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा में हैं। इसलिए उनको दोस्तों हम देख पा रहे हैं। देखो चित्र 17.16। ये देखिए किस तरीके से ये आकृति बना दी। पूरी का आकृति ही निर्माण दोस्तों करती है। ये चित्र 17.16 में आप लोग देख पा रहे हैं। अब पढ़ेंगे सौर परिवार। किसकी बात करने वाले हैं? अब पढ़ेंगे हम लोग सौर परिवार। देखिए, सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। जैसा आप जानते ही हैं, पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती और यह सौर परिवार की एक सदस्य है। यह एक ग्रह है। इसके अंतर अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। क्या क्या है दोस्तों? बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी है। और क्या है इसमें? पृथ्वी के अलावा इसमें मंगल आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। हाँ, मंगल है, बृहस्पति है। ये सब क्या है? ये सब है दोस्तों मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून इधर दिया गया है दोस्तों। तो ये सब चीजें हैं। अब देखो, हम लोग चित्र आपको दिखाते हैं। ये देखो, इसको बहुत अच्छे से समझना है। चित्र 17.17 सौर परिवार पैमाने के अनुसार नहीं है। ये देखो दोस्तों, इसमें देखिए, ये आपका सूर्य दिया गया है, बुध है, ठीक है, फिर क्या है? शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है। लास्ट में कौन सा दिया गया है? लास्ट में देखो दोस्तों, आपको भी हम दिखाते हैं लास्ट में कौन सा दिया गया है। लास्ट में दोस्तों ये नेपच्यून रहा। कौन सा रहा? ये दोस्तों नेपच्यून है। ये देखिए, तो ये दोस्तों एक सौर परिवार है। इतने ग्रह दोस्तों दिए गए और सूर्य क्या है? ये केंद्र में है। इसी के आसपास सभी ग्रह क्या है? परिक्रमा दोस्तों कर रहे हैं। देखिए, चित्र हमने आपको 17.17 दिखा दिए सौर परिवार का योजनाबद्ध दृश्य। मैंने तो पढ़ा था कि सौर परिवार में 9 ग्रह हैं,
क्या आप जानते सन 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे? कितने टोटल? 9 थे। प्लूटो सौर परिवार का सूर्य से दूरतम ग्रह था। सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया, जिसके कारण अनुसार प्लूटो ग्रह की श्रेणी में नहीं आता। अब यह सौर परिवार का ग्रह नहीं है, यह मेंबर नहीं है दोस्तों। आइए सौर परिवार के कुछ सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अब हम लोग पढ़ेंगे सूर्य। किसके बारे में दोस्तों? सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं सन। क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में सन कहते हैं। और ये क्या पूरी पृथ्वी को प्रकाश प्रदान करता है, और ये सूर्य प्रकाश भी देता है, जिससे विभिन्न प्रकार के कार्य भी किए जाते हैं। सूर्य हमसे निकटतम तारा है। निरंतर विशाल मात्रा में क्या है? विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा। पृथ्वी की लगभग, देखते हैं लगभग में क्या है, लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। अब हम लोग देखेंगे क्या ग्रह। देखो ग्रह, ग्रह में पढ़ते हैं, ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। क्या आप तारों तथा ग्रहों में भेद कर सकते हैं? ग्रहों तथा तारों में अंतर करने की सरलतम विधि है कि तारे टिमटिमाते, जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते हैं। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पथ को दोस्तों हम लोग कक्षा कहते हैं। ये रहा। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको परिक्रमण कहते हैं। मतलब सूर्य की एक परिक्रमा करने में जो समय लगता है उस ग्रह को, उसका वह परिक्रमण कहलाता है। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमण काल में भी वृद्धि होती है। जैसे पृथ्वी क्या करती? 365 दिन में एक पूरा चक्र, पूरा कंप्लीट चक्रण करती है। तो एक सूर्य का पूरा चक्कर कंप्लीट करती है दोस्तों। अपने अक्ष पर कितना घूमती? 24 घंटे में एक बार। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सूर्य की परिक्रमा करते समय ग्रहों की टक्कर क्यों नहीं होती। अब देखेंगे हम लोग क्रियाकलाप कौन सा? 17.9। अपने 4-5 मित्रों के साथ खेल के मैदान में जाइए। चित्र 17.8 में दर्शाए गए अनुसार 1 मीटर, 1.8 मीटर, 2.5 मीटर तथा 3.8 मीटर त्रिज्या के समकेंद्री वृत्त खींचिए। अपने किसी मित्र से केंद्र पर खड़े होकर सूर्य को निरूपित करने के लिए कहिए। आपके अन्य मित्र बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को निरूपित कर सकते हैं। अपने मित्रों से अपनी अपनी कक्षाओं में वामावर्त दिशा में सूर्य की परिक्रमा करने के लिए कहिए। चित्र 17.18 के अनुसार क्या उनकी एक दूसरे से टक्कर हो पा रही? ये देखो चित्र देखिए 17.18। ग्रह अपनी कक्षा में गमन करते हैं। क्या करते हैं? अपनी उसमें क्लास में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। देखिए पृथ्वी है, बुध है, सूर्य, सूर्य तो है ही, मान लो इसके चक्कर काट रहे, शुक्र, मंगल, ये सभी के सभी हैं। तो क्या ये आपस में टकरा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि सभी का एक एरिया जो है वह फिक्स्ड है। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन गति भी करते हैं। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन काल दोस्तों कहते हैं। ये देखिए लट्टू आप लोग देख पा रहे हो, चित्र छोटा कर देते हैं, आपको दिखाते। 17.19 क्या है? 17.19 चित्र आप देख पा रहे होंगे। ग्रह लट्टू की बात अपने अक्ष पर घूमता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे टाइम लगभग लगता है दोस्तों। अब देखिए कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह चंद्रमा हैं, जो उनकी परिक्रमा करते हैं। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। अब देखिए ये बिटिया क्या समझा रही है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, क्या इस कारण से पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है? पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है, यद्यपि सामान्यतः हम इसे सूर्य का ग्रह कहते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए ही उपग्रह शब्द का उपयोग करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। क्या है? जो चंद्रमा है वह पृथ्वी का उपग्रह है। जो पृथ्वी किसका ग्रह है? वह सूर्य का ग्रह है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, आर्टिफिशियल कहते हैं।
अब देखते हैं प्राचीन भारत में खगोलिकी। लगभग 4000 वर्ष पुराने ऋग्वेद में प्राचीन भारत की खगोलिकी का उल्लेख है। खगोलिकी में कई भारतीय विद्वानों का योगदान रहा है। मुख्यतः ज्ञात जो खगोलज्ञ होते हैं में से एक आर्यभट्ट हैं। कौन थे? आर्यभट्ट। ठीक है, इन्होंने कुछ स्पेशल किया तो 1975 में, वो आपको बताना है। खगोलकी पर आर्यभट्ट के योगदान का वर्णन उनकी रचना आर्यभट्टिया में उल्लिखित है, जिसे उन्होंने 23 वर्ष की आयु में 499 सी में लिखा था। कब लिखा था? 499 सी में लिखा था। उनके द्वारा परिकलित पृथ्वी के व्यास का मान वर्तमान में ज्ञात मान के निकट है। पृथ्वी क्या अचल है? पृथ्वी चलती नहीं है, पृथ्वी अचल है। कि प्रचलित मान्यता के विपरीत आर्यभट्ट ने सुझाया कि पृथ्वी गोल है तथा यह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी के नक्षत्र काल के लिए उनका अनुमानित मान 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकेंड है। ये एग्जैक्ट टाइम है जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती। 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकेंड है, और इसको लगभग में 24 घंटे कहते हैं। चंद्रमा तथा ग्रह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन द्वारा चमकते प्रतीत होते हैं। किसके द्वारा? सूर्य के प्रकाश द्वारा। ऐसा भी उन्होंने प्रतिपादित किया था कि उन्होंने चंद्रमा तथा सूर्य ग्रहणों की भी वैज्ञानिक व्याख्या दी थी। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण की परिघटना होती, और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण की परिघटना होती है। आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का मान वर्तमान में ज्ञात दूरी के बहुत करीब है। ये आप आर्यभट्ट देख पा रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, देखिए 476 ईसा पूर्व, ये 550, ये देखिए 476 सी में हुआ था, 550 तक ये जीवित रहे थे। आर्यभट्ट है, इन्होंने जीरो की खोज भी की थी। अब देखेंगे हम लोग बुध। क्या देखेंगे दोस्तों? बुध एक ग्रह है। क्या है? बुध एक ग्रह दोस्तों है। बुध ग्रह सूर्य से निकटतम ग्रह है। यह हमारे सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह है। क्योंकि बुध सूर्य के अत्यधिक निकट है, अतः अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसका प्रेक्षण करना अत्यंत कठिन है। अर्थात क्या है कि इसका अगर हम टेस्ट करना चाहे, प्रेक्षण करना चाहे, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तथापि सूर्योदय से तुरंत पूर्व अथवा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है। अतः यह वहीं दिखाई देता है जहाँ वृक्षों अथवा भवनों द्वारा क्षितिज को देखने में कोई बाधा नहीं आती। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। अब पढ़ेंगे शुक्र के बारे में। किसके बारे में? अब शुक्र के बारे में पढ़ेंगे। ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। रात्रि के आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। कभी कभी शुक्र अपनी पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता, कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात यह पश्चिमी आकाश में दिखाई देता। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए दोस्तों इसे प्रायः प्रभात तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा इसी को कहते हैं। पृथ्वी की सगी बहन कौन है? यही शुक्र ही है। रात्रि के आकाश में ढूंढने का हम प्रयास करते हैं। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कुछ असाधारण है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, तथापि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। अब देखें क्रियाकलाप हम लोग 17.10। किसी समाचार पत्र, पंचांग अथवा जंत्री में देखकर पता कीजिए कि आकाश में किस समय व किस दिन शुक्र दिखाई देगा। आप शुक्र ग्रह की पहचान इसकी चमक द्वारा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। याद रखिए कि याद रखिए शुक्र को आकाश में अधिक ऊंचाई पर नहीं देखा जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, नहीं देख सकते। आपको या तो सूर्योदय से एक से 3 घंटे पूर्व अथवा सूर्यास्त के 1 2 3 घंटे बाद आपकी अवधि में शुक्र ग्रह का परीक्षण करने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए ये लड़की क्या बताती, तब इसका क्या यह अर्थ हुआ तब क्या इसका यह अर्थ हुआ कि शुक्र पर सूर्योदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है। यदि आपको अवसर मिले तो दूरबीन द्वारा शुक्र को देखने का प्रयास कीजिए। आप चंद्रमा की बाद शुक्र की कलाओं का प्रेक्षण करेंगे, जैसा कि चित्र 17.20 में देखिए शुक्र की कलाएं। किसकी देख पा रहे हैं? आप लोग शुक्र की ये कलाएं आप लोग देख पा रहे हैं।
देखिए दोस्तों, अब देखेंगे पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? इसी में दोस्तों तो हम लोग निवास करते हैं। पृथ्वी क्या है दोस्तों? इसी में तो हम लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। जिसमें पृथ्वी में ही निवास हम लोग करते हैं। पृथ्वी सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। पृथ्वी पर जीवन क्या है? विद्यमान होने तथा उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी। इनमें पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होना भी सम्मिलित है, ताकि पृथ्वी पर सही ताप परिसर, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण बना रह सके। हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पृथ्वी पर जीवन को कोई संकट न हो। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वह नीली हरी प्रतीत होती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं, इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। अगर आपसे पूछा जाए तो ऋतु परिवर्तन कैसा होता है? क्योंकि जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर क्या झुकी हुई है, इसीलिए ऋतु परिवर्तन होता है दोस्तों। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है? सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये चंद्रमा है। अब देखिए, यदि मेरी आयु 13 वर्ष है तो मैंने सूर्य की कितनी परिक्रमा कर ली है? वाह, क्या सोच है। आइए आगे इसको समझते हैं। अब देखेंगे हम लोग मंगल। क्या पढ़ेंगे? मंगल। अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह वह मंगल है। यह हल्का रक्ताप प्रतीत होता है, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। अब देखिए, मंगलयान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं, ने भारत का पहला मंगल कक्षित्र ऑर्बिटर कहते हैं मिशन मंगलयान 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया था। यह 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। इस प्रकार भारत अपने प्रथम प्रयास में ही इस कार्य को करने वाला विश्व में पहला देश बन गया। आगे देखिए, अब देखेंगे हम लोग बृहस्पति। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बृहस्पति पढ़ेंगे। देखिए, बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियाँ इस विशाल ग्रह में। कितनी? 1300 पृथ्वियाँ इसमें आ जाएं। जिस पृथ्वी पर आप रहते हैं, इसी 1300 पृथ्वी इस बृहस्पति ग्रह में समाहित आ जाएं। परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करती है। अब देखेंगे येलो बॉक्स। आप पृथ्वी के विषुवत वृत्त से परिचित हैं। विषुवत वृत्त के तल को पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं। चित्र 17.21। वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। चित्र 17.21 देखेंगे। ये दोनों तल एक दूसरे से 23.5 अंश के कोण पर झुके, अर्थात अपनी पृथ्वी कितने अंश पर झुकी? 23.5 अंश पर झुकी, 23.5 अंश पर झुकी हुई। इसका यह तात्पर्य है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5 अंश के कोण पर झुका है। ये देखिए दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए 17.21 पृथ्वी झुके अक्ष पर घूर्णन करती है। ये देखिए 23.5 अंश पर झुकी हुई है। उत्तर दक्षिण देखा है, विषुवत तल है और पृथ्वी का कक्षीय तल आप लोग देख पा रहे होंगे। मेरी यह धारणा है कि यदि आप एक इतनी बड़ी गेंद लें जिसमें लगभग 1300 मटर के दाने समा सके तो यह गेंद बृहस्पति को निरूपित करेगी तथा मटर का दाना पृथ्वी को निरूपित करेगा। एक मटर का दाना, क्या है? एक मटर का दाना पृथ्वी को निरूपित करेगा। आइए दोस्तों चित्र देखते हैं अब। ये देखिए 17.22 बृहस्पति और उसके 4 बड़े उपग्रह 1 2 3 4 आप लोग देख पा रहे होंगे। कौन कौन से? एक ये दिया गया, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है दोस्तों, तो बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके चारों ओर धुंधले वलय भी हैं। आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आप इसका प्रेक्षण दूरबीन की सहायता से करें तो आप इसके 4 बड़े चंद्रमा भी देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको चित्र 17.22 में दिखाया है। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों आगे
शनि किसके बारे में पढ़ेंगे? सैटर्न इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो शनि के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। बृहस्पति के परे शनि है, जो रंग में पीला तथा पीला सा प्रतीत होता है। इस ग्रह के रमणीय वलय इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यूनिक बनाते हैं। यह वलय कैसा? नंगी होता है। अब देखो, पहले आप चित्र देख लो। बूझो, एक नटखट विचार आया। यदि हम ये कल्पना करेंगे शनि किसी विशाल जलकुंड में है तो उसमें तैरता होगा। चित्र 17.23। ये देखिए, शनि जल में कम सघन करता है। देखिए, कम सघन। हम्म तो आंखों से दिखाई नहीं देते। आप छोटे दूरदर्शक द्वारा इनका प्रेक्षण कर सकते हैं। शनि के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। शनि के बारे में एक रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। अब पढ़ेंगे यूरेनस और नेपच्यून। क्या पढ़ेंगे? यूरेनस तथा नेपच्यून के बारे में पढ़ेंगे। ये सौर परिवार के बाहरतम अर्थात सबसे बाहर वाले ग्रह हैं। इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है। चित्र 17.24 अभी आपको दिखाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। ये देखो चित्र, अपनी कक्षीय पथ पर यूरेनस देख पा रहे होंगे आप लोग। कहाँ है? ये देखो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हो किस तरीके से ये मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे। सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट है। क्या यह सबसे अधिक पास हैं? कौन कौन से? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल सबसे निकट। इसलिए इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते। क्या कहते? इसलिए इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रहों को के बहुत कम चंद्रमा होते हैं। वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, आंतरिक ग्रहों की तुलना में अधिक दूर, इन्हें बाह्यग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्यग्रह कहा जाता है। कौन कौन से हैं ये बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है दोस्तों। इनके चारों ओर वलय निकाय हैं। बाह्य ग्रहों के अधिक संख्या में चंद्रमा होते हैं। अब देखेंगे सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य। क्या देखेंगे? कुछ अन्य सदस्यों के बारे में अब पढ़ते हैं। ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी हैं। ये भी सौर परिवार के सदस्य हैं। आइए इनमें से कुछ के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या देखना? अब हमें देखना है क्षुद्र ग्रह। देखिए दोस्तों, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंतराल है, जैसा कि चित्र 17.25 में अभी आप लोग देखेंगे। इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों को केवल बड़े दूरदर्शकों द्वारा ही देखा जा सकता है। आइए चित्र देखेंगे 17.25। ये देखिए दोस्तों, चित्र 17.25 क्षुद्र ग्रह की पट्टी। ये देखिए दोस्तों, आप चित्र को देख पा रहे होंगे। ये क्या है? क्षुद्र ग्रह पट्टी इसको कहते हैं। जो 4 ग्रह अंदर दिए गए उनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। बुध है आपका, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल है। जो बाहर ग्रह दिए गए वो बाहर दिए गए, उनको बाहरी ग्रह कहते हैं। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। धूमकेतु। क्या देखना? धूमकेतु। अब हमें पढ़ने की बारी आ गई है। तो देखिए, धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के सदस्य। ये अत्यंत परवली कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते, परंतु इनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफी अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता जाता है, इसकी पूंछ आकार में बड़ी होती जाती है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से परे होती है। कैसी होती है? सूर्य से परे होती है, और ये एक एरो जैसा प्रतीत होता है। चित्र दिखाएंगे आपको 17.26। देखिए, किसी धूमकेतु की विभिन्न स्थितियाँ कैसी हैं? विभिन्न स्थितियों को आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, इस तरीके का धूमकेतु होता है जैसा ये एरो होता है। ये आप देख भी पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दृष्टिगोचर होते हैं। हेलेका धूमकेतु एक ऐसा ही धूमकेतु। कौन सा? हेलेका। इसको क्या बोलते हैं? यह हेलेका धूमकेतु होता है। देखिए दोस्तों, अंडरलाइन किए दे रहे हैं अभी आपको हम। ये रहा हेलेका धूमकेतु।
जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता। अगर आपसे पूछा जाए 76 वर्ष के अंतराल पर कौन सा धूमकेतु दिखाई पड़ता है, तो वह होता है हलेका। इसे सन 1986 में पिछली बार देखा गया था। क्या आप बता सकते हैं कि अगली बार हलेका धूमकेतु कब दिखाई देगा? अब देखते हैं धूमकेतुओं के विषय में अंधविश्वास दूर करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि धूमकेतु घोर विपत्तियों जैसे युद्ध, महामारी, बाढ़ आदि के दूत संदेशवाहक हैं, परंतु ये सब क्या मिथक है, कल्पना है? ये सब एकदम बकवास, फेक, झूठी बातें हैं तथा अंधविश्वास हैं। धूमकेतु का दृष्टिगोचर होना एक प्राकृतिक परिघटना, इनसे भयभीत होने का कोई भी औचित्य नहीं है। अब देखेंगे हम लोग उल्काएं तथा उल्कापिंड। क्या देखेंगे? उल्काएं तथा उल्कापिंड देखेंगे। रात के समय जब आकाश साफ हो तथा चंद्रमा भी ना दिखाई दे रहा हो, तो आप कभी कभी आकाश में प्रकाश क्या कर सकते हैं? देखिए, प्रकाश की एक चमकीली धारी सी देख सकते हैं, जैसा कि चित्र 17.27 में देखेंगे। इसे शूटिंग स्टार सा टूटता तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे शूटिंग स्टार सा टूटता हुआ तारा कहते हैं। यद्यपि ये तारा नहीं, इन्हें उल्का कहते हैं। क्या कहते हैं? इनका उल्का कहते हैं। उल्का जो सामान्यतः क्या होते हैं? छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय उनकी अति उच्च चाल होती वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए ही दृष्टिगोचर होती हैं। देखिए दोस्तों, चित्र 17.27 रात्रि के आकाश में उल्कापिंड, ये देखिए किस तरीके से हैं। देखिए ये भी एरो के आकार के। कैसे? ये देखिए, ये वाइट कलर का जो बीच में जा रहा है, यही है उल्का। ठीक है दोस्तों, कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती हैं कि पूर्णतया वाष्पित होने से पूर्व भी वे पृथ्वी पर पहुंच जाती है। वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचते हैं उनको उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको उल्का पिंड दोस्तों कहा जाता है। उल्का पिंड वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की प्रकृति को खोज करने में सहायता करते जिससे सौर परिवार बना है। अब देखेंगे उल्का वृष्टि। क्या देखेंगे? उल्का वृष्टि देखते हैं दोस्तों। जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते, इन्हें उल्का वृष्टि कहते हैं। कुछ उल्का वृष्टि नियमित समय अंतराल पर हर वर्ष होती हैं। आप किसी वैज्ञानिक पत्रिका या इंटरनेट से उनके दिखाई देने के समय का पता लगा सकते हैं। अब देखेंगे कृत्रिम उपग्रह। क्या बोलते हैं इनको? आर्टिफिशियल उपग्रह कहते हैं। देखिए, आपने ये सुना होगा कि ऐसे बहुत से कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। आप ये जानना चाहेंगे कि कृत्रिम उपग्रह प्राकृतिक उपग्रहों से किस प्रकार भिन्न है। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित हैं। इनका प्रमोशन पृथ्वी से किया गया है। ये पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण तथा प्रमोशन किया। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। कुछ अन्य देखिए, हम बता दें भारत का प्रथम कौन था? आर्यभट्ट था। भारतीय, और इसको भेजा किसने था? भारतीय उपग्रह इनसैट ने। ठीक है दोस्तों, इसने इसको लॉन्च किया था। ठीक है दोस्तों, IRS, देखिए क्या है ये IRS, कल्पना, एजुसेट आदि, कल्पना फर्स्ट, एजुसेट आदि। चित्र 17.28 में आप लोग देखेंगे। कृत्रिम उपग्रहों के बहुत से व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी किसके लिए किया जाता है? मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो, टेलीविजन के संकेतों के प्रेषण में इनका किया जाता है, अर्थात इनकी इंफॉर्मेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग दूर संचार तथा सुदूर संवेदन के लिए भी होता है। मुझे ये कहना है कि सुदूर संवेदन से हमारा तात्पर्य दूरी से सूचनाएं एकत्र करना है। अब देखो ये सैटेलाइट आप लोग देख पा रहे होंगे। चित्र कौन सा देख पा रहे हो आप लोग? देखिए दोस्तों, आप लोग चित्र देख पा रहे हैं 17.28। कुछ भारतीय उपग्रह, ये देखिए दोस्तों, कुछ भारतीय उपग्रहों को आप लोग देख पा रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, IRS, कल्पना फर्स्ट, एजुसेट आदि ये मैंने आपको बताए थे। और चित्र 17.28 में आप लोग कुछ भारतीय उपग्रहों को देख पा रहे होंगे। अब देखेंगे दोस्तों क्या इस चैप्टर के कुछ प्रमुख शब्द। देखिए फटाफट। कृत्रिम उपग्रह, क्षुद्रग्रह, कैसियोपिया, खगोलीय पिंड, धूमकेतु, तारामंडल, प्रकाश वर्ष, उल्का पिंड, उल्का, प्राकृतिक उपग्रह, कक्षा, ओरियन, चंद्रमा की कलाएं, ग्रह, तारा,
ध्रुव तारा, सुदूर संवेदन, सौर परिवार, तारे, सप्तऋषि आदि। अब इसमें हम लोग देखेंगे, अब रिवाइज करेंगे पूरा चैप्टर फटाफट। आ जाइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा की कलाओं की घटना का कारण यह है कि हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख सकते हैं जो सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करते हैं। तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है। तारों की दूरियों को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी से देखने पर ध्रुव तारा स्थिर प्रतीत होता है क्योंकि यह पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की दिशा के निकट स्थित है। तारामंडल तारों के ऐसे समूह हैं जो पहचानने योग्य आकृतियां बनाते प्रतीत होते हैं। सौर परिवार 8 ग्रहों तथा क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं एवं उल्काओं के झुंड से मिलकर बना है। किसी ऐसे पिंड को जो किसी अन्य पिंड की परिक्रमा करता है उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, कुछ ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह भी होते हैं। शुक्र ग्रह रात्रि के आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह से भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। सौर परिवार का सबसे बड़ा जो ग्रह वह बृहस्पति है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी के बहुत निकट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत निकट होते हैं। कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, दूर संचार तथा सुदूर संवेदन में किया जाता है। अब दोस्तों टाइम आ गया है कि हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करें। क्या कर रहे हैं दोस्तों? क्वेश्चन आंसर करते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों हो जाएगा गा नंबर, तारामंडल। जो तारामंडल है वह इसका क्या है? मेंबर नहीं है दोस्तों। अब सेकंड देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा का नंबर, सीरियस। क्या हो जाएगा? सीरियस जो है इसका क्या ग्रह नहीं है। अब थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में क्या दिया गया है कि चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण यह है कि, इसमें हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो इसका फर्स्ट नंबर ही करेक्ट आंसर है। का नंबर क्या है कि हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है। बिल्कुल दोस्तों। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या, 4 नंबर। 4 नंबर है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो का नंबर देखो, सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा? नेपच्यून है। खा नंबर देखो, वरुण में रक्तताप प्रतीत होने वाला ग्रह है कौन? मंगल। गा नंबर देखो, तारों के ऐसे समूह को जो कोई पैटर्न बनाता हो तारामंडल कहलाता है। घा नंबर देखो, ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। हरा नंबर देखो, शूटिंग स्टार वास्तव में तारे नहीं है, ये क्या है? उल्का पिंड। 4 नंबर देखो, क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। आइए दोस्तों अब देखेंगे 5 नंबर। जो 5 नंबर में है हमें इसमें देखना ट्रू फॉल्स। क्या देखना है हमें दोस्तों? इसमें ट्रू फॉल्स में टिक करना है। देखिए दोस्तों 5 नंबर में का नंबर क्या है दोस्तों? का नंबर है कि ध्रुव तारा सौर परिवार का सदस्य है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो इसके आगे क्या बना दोगे आप लोग? एफ बना दोगे। क्या बनाओगे दोस्तों? एफ बना दोगे। बस सीधा कट का निशान लगा दो दोस्तों, कट। हाँ, लगा देते हैं दोस्तों कट का निशान। तो ये गलत है। अब देखो खा नंबर, जो बुध सौर परिवार का छोटा ग्रह है, तो ये क्या है? सही है एकदम। दोस्तों। और गा नंबर देखो, यूरेनस सौर परिवार का दूरतम तारा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। अब देखो घा नंबर, इनसेट एक कृत्रिम उपग्रह है, दोस्तों क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अब देखो उड़ा नंबर, हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। 9 नहीं है, कितने बचे हैं? 8 बचे हैं। ओरायन तारामंडल केवल दूरदर्शक द्वारा देखा जा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए आगे दोस्तों 6 नंबर क्या है? 6 नंबर में है दोस्तों कि जो फर्स्ट स्तंभ को हमें सेकंड स्तंभ से दोस्तों मिलाना है। अब इसमें क्या दिया गया है कि आंतरिक ग्रह जो है, आंतरिक ग्रह क्या है? पृथ्वी तथा मंगल। जो आंतरिक ग्रह का है ये दोस्तों किससे जाकर मिलेगा? ये दोस्तों मिलेगा जाके, देखिए आप लोग,
जो आंतरिक ग्रह है ये मिलेगा जाके आपका, एक तो पृथ्वी से मिल जाएगा, ठीक है, और दूसरा ये मिल जाएगा जाके मंगल से। किससे? मंगल से। दो से जाकर यह मिल जाएगा। अब बाहा देखें तो जो बाहा ग्रह है ये दोस्तों शनि की कैटेगरी में आ जाए। किसकी? शनि की कैटेगरी में ये आ जाएगा। अब देखो हम लोग तारामंडल, तारामंडल में क्या आ जाएगा? सप्तऋषि आ जाएगा, तथा और ये इसमें आ जाएगा ओरायन। ओरायन कहाँ दिया? ये दिया। तो तारामंडल में सबसे पहले आप लोग सप्तऋषि देखें, ये आ गया। फिर इसमें ओरायन आ जाएगा, ओरायन, ठीक है दोस्तों। अब देखो पृथ्वी के उपग्रह, तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा। कौन सा बच्चा? इसमें आप लोग देख सकते हैं पृथ्वी का जो बच्चा चंद्रमा। तो इस तरीके से ये रहा। अब देखो 7 नंबर, यदि शुक्र संत तारे शांत तारे के रूप में दिखाई दे रहा हो तो आप इसे आकाश के, दोस्तों फिर से क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, यदि शुक्र संध्या शांत तारे के रूप में दिखाई दे रहा हो तो आप इसे आकाश के किस भाग में पाएंगे? शुक्र सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है, यही कारण है कि इसे सांध्य तारा या सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। ये पश्चिमी क्षितिज में दिखाई देता है। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति है। दोस्तों तो 8 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। इसमें 1300 पृथ्वी आ सकती हैं। कितनी? 1300 पृथ्वी आ सकती। जो बृहस्पति का द्रव्यमान है हमारी पृथ्वी से लगभग 318 गुना है। अब देखो तारामंडल क्या है, किन्हीं दो तारामंडलों के नाम। तो सबसे सुनो, जिनको हम पहचानने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को हम लोग तारामंडल कहते हैं। सप्तऋषि, ओरायन, कैसिपिया आदि ये आप देख सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा? 10, सप्तऋषि तथा ओरायन तारामंडल के प्रमुख तारों की अपेक्षित स्थितियां दर्शाने के लिए आरेख खींचिए। तो इसके लिए दोस्तों डायरेक्ट हम आपको चित्र दिखाते हैं। चलिए दिखा देते हैं चित्र। ये देखिए दोस्तों, चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे, सप्तऋषि का चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे। इस तरीके से सप्तऋषि तारामंडल दोस्तों होता है। ये देखिए दोस्तों चित्र 17.11, रात्रि के आकाश में कुछ तारामंडल। इसमें आप ओरायन भी देख पा रहे होंगे, बी नंबर चित्र है। देखिए दोस्तों इस तरीके का होता है। सप्तऋषि आप ए में देख पा रहे होंगे। दोनों चित्रों को आप देखें, बल्कि चारों चित्रों को आप देख सकते हैं, कैसिपियो, लियो मेजर आदि सभी को। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य 2 सदस्यों के नाम बताइए। इसमें क्षुद्र ग्रह, उल्काएं या उल्कापिंड, धूमकेतु आदि आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखो 12, 12 में क्या दिया गया है दोस्तों? व्याख्या कीजिए कि सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति आप कैसे ज्ञात करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, सप्तऋषि के अंत में 2 सितारे, मान लीजिए ए बी जो भी हों, इन तारों से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना करें। इस काल्पनिक रेखा को उत्तर दिशा की ओर हमें बढ़ाना है, ठीक है दोस्तों। फिर पता क्या करना है, यह रेखा एक तारे का नेतृत्व करेगी जो बहुत उज्ज्वल नहीं, यह तारा ध्रुव तारा है। क्या? ध्रुव तारा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्या आकाश में सारे तारे गति करते? व्याख्या कीजिए। तो सभी तारे आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। वास्तव में ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो ध्रुव के अक्ष की दिशा में स्थित यह गति करता प्रतीत नहीं होता। आपसे पूछा जाए कौन सा तारा गति नहीं करता? ध्रुव, क्योंकि यह पृथ्वी के अक्ष में स्थित है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में, तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं? इस कथन से आपका क्या तात्पर्य है? कोई तारा आकाश से 8 प्रकाश वर्ष दूर है। तारे पृथ्वी से लाखों किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। इस प्रकार इन बड़ी दूरी को प्रकाश वर्ष में हम लोग व्यक्त करते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। देखिए दोस्तों, बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 11 गुनी है। बृहस्पति तथा पृथ्वी के आयतनों का अनुपात परिकलित कीजिए। बृहस्पति में कितनी पृथ्वियाँ समा जाएंगी, कितनी पृथ्वी समा जाएंगी? तो अगर इस तरीके दिया गया है तो दोस्तों, तो इसका इसलिए क्या हो जाएगा, बृहस्पति में 1331 पृथ्वी को समायोजित कर सकती हैं। अर्थात कितनी पृथ्वी आ जाएंगी? 1331 पृथ्वी इसमें सम्मिलित हो जाएंगी। अब देखेंगे हम लोग, बूझों ने सौर परिवार का निम्नलिखित आरेख बनाया। कौन सा? ये आरेख बनाया है। क्या यह आरेख सही है? यदि नहीं तो इसे संशोधित कीजिए। क्या करना है? इसे दोस्तों सही करना है।
बिल्कुल दोस्तों, इसको सही करके अभी आपको हम करेक्ट चित्र दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, चित्र करेक्ट है सौर परिवार पैमाने के अनुसार। ये देखिए दोस्तों, आप ये चित्र देख पा रहे होंगे। यह चित्र एकदम करेक्ट है। मंगल और शुक्र, यूरेनस और नेपच्यून की स्थितियों को परस्पर बदला जाना चाहिए था, इसलिए इसमें बदल के एक करेक्ट चित्र आपको मैंने दिखाया है दोस्तों। उम्मीद है कि ये क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त एनसीईआरटी क्लास आपको मिलती रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पीसीएस किसी भी स्टेट का हो, टीएसटी पीएसटी सुपर टेट किसी भी स्टेट का हो, रेलवे ग्रुप डी, सीवीटी 2, एनटीपीसी मेंस, या जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें साइंस आती है, सीरीज सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बस आपको करना है, चैनल को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।